नमस्कार साथियों, मैं राधे श्याम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। देश में प्रमुखतः दो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अपने अपने गठबंधन को मजबूत बनाने में, अपने सहयोगी दलों को इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बैठक की और उधर कांग्रेस पार्टी ने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया और बेंगलुरु में एक बैठक की। 26 दलों की बैठक हुई। उस बैठक में उस गठबंधन का नाम पड़ा इंडियन नेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया पड़ते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता में भी एक अजीब सी कसमकस देखने को मिल रही है। सुबह से लेकर शाम तक उनके सभी प्रवक्ता, पूरी मीडिया कोर टीम, सभी वरिष्ठ नेता सिर्फ और सिर्फ इंडिया शब्द पे ही चर्चा कर रहे हैं। अजीब सी कसमकस देखने को पहली बार मिल रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अगर हम जाएं तो पंडित नेहरू के कालखंड में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक विरोधी दल के नेता के रूप में सामने उभर के आएंगे। पंडित नेहरू ने उन्हें कभी आतंकवादी नहीं कहा। अगर हम पंडित नेहरू के कार्यकाल से आगे बढ़े प्रमुखता, तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल आता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक वो बड़ी कतार निकल के सामने आती है जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। उन्होंने कभी जयप्रकाश नारायण को आतंकवादी नहीं कहा। अगर हम राजीव गांधी जी के दौर में निकल के आए तो एक नाम निकल के आएगा वीपी सिंह का। वीपी सिंह को कभी राजीव गांधी ने आतंकवादी नहीं कहा। अटल जी के समय में सोनिया गांधी विपक्ष में रहीं, उन्होंने कभी सोनिया जी को आतंकवादी नहीं कहा। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, अटल जी विपक्ष में थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत का पक्ष रखने का नंबर आया और वहां जब प्रतिनिधि भेजने का नंबर आया तो पीवी नरसिंह राव की सरकार, जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही थी, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने किसी अपने कांग्रेसी एमपी को वहां नहीं भेजा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। ये था भारत का विपक्ष और पक्ष के बीच में लोकतंत्रीय ढांचा, जो संवैधानिक तौर पर धर्म की राजनीति और राजनीति का जो धर्म है उसके बीच में जो एक पतली सी पर्दा है, वो यही है कि जहां राजनीति का धर्म होता है वहां अपने विपक्षी को पक्ष और विपक्ष माना जाता है, और जहां धर्म की राजनीति होती है वहां अपने विपक्षी को आतंकवादी माना जाता है। 2014 में आजाद भारत के बाद, 1947 के बाद, ये पहली सरकार 2014 में आई जो विपक्षियों की तुलना आतंकवादियों से करने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक सभा में, एक बैठक में ये बयान दिया है कि इंडिया शब्द इंडियन मुजाहिदीन में भी है। मतलब विपक्ष की तुलना उन्होंने एक आतंकवादी संगठन से कर दी। और ये ऐसा नहीं कि अनायास बोली गई बात है, ये एक षड्यंत्र के तहत बोली गई बात है। प्रधानमंत्री कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देते, उनकी हर बात बोलने के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है, और इस बात के पीछे क्या राज छुपा है हम आपको आगे बताएंगे। निश्चित तौर पर इंडिया नाम जब से रखा गया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से ये बताने में लग गई कि इंडिया गुलामी की निशानी है, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, पता नहीं क्या क्या बताने लगे। इंडिया गुलामी की निशानी है तो आपकी तमाम योजनाएं इंडिया शब्द से चल रही हैं।
और इंडिया का एक मतलब ये भी है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का जो समय था, जो महीना था, उस समय को इंगित करने में भी इंडिया शब्द एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समय देश में तमाम सी ऐसी चीजें हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, इंडिया टुडे न्यूज ग्रुप, इंडिया न्यूज, मदर इंडिया, एयर इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी की चलाई हुई स्वयं की योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, रन फॉर यूनिटी, यूनिटी फॉर इंडिया। ये तमाम से नारे जो सरकारी कागजों में इंगित हैं। अगर इंडिया गुलामी की निशानी है तो ये सब आप क्यों बोलते रहे? और तो और भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे लिखा है बीजेपी फॉर इंडिया। दरअसल जब सत्ता के पास कुछ नहीं होता है बोलने को, तो इसी तरह के बयान सत्ता में बैठे लोग देते हैं ताकि जनता का ध्यान मेन मुद्दों से भटक जाए और इस तरह के मुद्दों के विश्लेषण में लग जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ये अनायास नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नागपुर से चलने वाली नफरत की उस फैक्ट्री की एक मिली जुली साजिश है इसमें, कि जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा बोलेंगे, उसके बाद विपक्ष के किसी भी दल के किसी नेता ने कुछ भी मसालेदार बोल दिया, धोखे से भी, जैसे गुजरात चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने कुछ बोल दिया था, वो इसी तरह के किसी बयान का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो चुनाव में जाएंगे, मैं गरीब हूं, मुझे गाली दी जा रही है, मेरी माँ गरीब थी, मुझे गाली दी जा रही है, मेरे पिता चाय बेचते थे, उन्हें गाली दी जा रही है। क्या गरीब माँ का बेटा राजनीति नहीं कर सकता? क्या चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? ये राजशाही लोग, राजमहलों में रहने वाले लोग एक गरीब माँ के बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे गाली दी है, मेरे देशवासियों ये मुझे गाली दे रहे हैं। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी फिर पूरे देश के हर चुनावी मंच पे जाएंगे, कहेंगे, और हो सकता है कि रो भी दें, कई बार रोए भी हैं। ये उनके लिए बहुत छोटा सा एक पार्ट है उनके जीवन का। प्रधानमंत्री जी जितने बड़े नेता हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़े अभिनेता हैं, अभिनय बहुत अच्छा करते हैं। जिस राज्य में जाते हैं वहाँ की ड्रेस पहन लेते हैं, जिस जगह जाते हैं, सेना में जाएं तो सेना की ड्रेस पहन लेते हैं। पता नहीं उनके ऐसी वेशभूषा, भाषा, जहां जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। ऐसा लगता है ये आदमी तो यही पैदा हुआ था। बड़ी अच्छा अभिनय करते हैं। लेकिन जब पूरा देश उन्हें, पूरा विपक्ष उन्हें मणिपुर के मुद्दे पर कसौटी पर कसना चाहता है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया शब्द के विश्लेषण में लगे हुए हैं। देश का एक हिस्सा बहुत बुरी तरह जल रहा है, झुलस रहा है। इस अमृत काल के तथाकथित रामराज्य में डबल इंजन की गाड़ी वहां जनता की छाती को रौंद रही है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं और इंडिया शब्द को लेकर बार बार बयान दिए जा रहे हैं। और इस बयान देने का एकमात्र कारण यही है कि विपक्ष से कुछ मसालेदार मिले। पूरी गोदी मीडिया, भक्तों की एक ट्रोल कंपनी और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बस उस बयान को कॉपी पेस्ट क्लिप इधर उधर भेज के उसको जो है कैश कराने में लग जाए। लेकिन विपक्ष भी इस बार बड़े सधे हुए कदम उठा रहा है। इस बयान पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है।
उन्होंने ये कहा कि वो जो समझे वो समझे, लेकिन हम इंडिया हैं। वो जो चाहें वो बोलें, लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे बेरोजगारी पर, बढ़ती हुई महंगाई पर, मणिपुर हिंसा पर, देश में बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव पर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, भूखमरी पर। इन सारी चीजों पर हमारे सवाल बरकरार रहेंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही। विपक्ष भी बड़े सधे हुए कदम उठा रहा है इस बार। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, फितरत नहीं बदल जाती, काम नहीं बदल जाते। गजब की बात यह है कि ये बात वो लोग कह रहे हैं जो पिछले 9 वर्षों से सिर्फ नाम बदल रहे हैं। किसी रास्ते का नाम बदल देंगे, योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, प्रधानमंत्री के आवास के लिए जाने वाले उस 7 रेस कोर्स मार्ग उसको बदल दिया, 7 RCR को। लखनऊ में तो नाम बदलने वाली एक फैक्ट्री चल रही है, पता ही नहीं चलता कब किसका नाम बदल दिया जाए। जिन लोगों के यहाँ नाम बदलने का पूरा एक कोर्स सिखाया जाता है, वो ये कह रहे कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। 26 दलों के इकट्ठे होने पे कह रहे कि सब मिलके हराना चाहते हैं, और स्वयं 38 दल इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी मामले में घिर जाती है तो इसी तरह की बयानबाजियां करती है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से अडिग है, अटल है अपनी बात पर, और वो सवाल कर रहा है सिर्फ, किसी तरह की ऊल जलूल बयानबाजी करके बयान नहीं दे रहा है। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं विपक्ष के लिए, और निश्चित तौर पर देश में हमेशा लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब विपक्ष मजबूत रहेगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, तो ये उनके लोकतंत्र को खत्म करने की ओर कदम है। हमें यही नहीं समझ में आता उनका जीवन कैसा है, वो क्या चाहते हैं। विपक्ष मुक्त भारत हो, सवाल मुक्त संसद हो, पत्नी मुक्त घर हो, अजीब सी चीज है। निश्चित तौर पर कोई सरकार, कोई पार्टी जब सत्ता में होती है और जब वो चुनाव में जाती है तो अपनी योजनाएं गिनाती है, अपने द्वारा किए हुए काम गिनाए जाते हैं। आज सरकार के पास अपना किया हुआ ऐसा कोई काम नहीं है जिसका वो राजनीतिक मंचों पर बखान कर पाए। इसीलिए ऐसी सस्ती और बिल्कुल गिरी हुई गरिमा के बातों को राजनीतिक मंचों पर किया जा रहा है और गोदी मीडिया उसका प्रचार और प्रसार कर रहा है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है विपक्ष को। किसी भी तरह से ये लोग चुनाव को तोड़ मरोड़ कर दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि ये चुनाव न भटकने पाए। इसी के साथ हम आज के एपिसोड से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।